जिसका डर था वही हो गया। जी हां, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच शुरुआती दिनों में ही हमने कहा था कि यदि ईरान के बनाए हुए तमाम प्रॉक्सी संगठन युद्ध के मैदान में उतर गए और अलग अलग जगह से उन्होंने भी ईरान के पक्ष में मोर्चा खोल दिया, इजराइल को घेरना शुरू कर दिया, तो फिर स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। क्योंकि ईरान ने अपने आसपास जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का नेटवर्क तैयार किया है वो काफ़ी खतरनाक है। और अभी रॉयटर्स ने जो न्यूज़ ब्रेक किया है वो इजराइल अमेरिका के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। पहले से ही इजराइल अमेरिका ईरानी मिसाइलों और सस्ते ड्रोन की मार झेल रहे हैं। बेशक ईरान को भी खूब नुकसान हुआ है, मगर बदले में उसने जो अमेरिका इजराइल को धक्का दिया है उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं किया था। अभी अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये इजराइल की राजधानी में जो संचार उपग्रह बनाया गया था उसे ईरान ने कैसे बर्बाद किया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने 70 साल में जो बनाया था हमने 7 दिनों में ही उसे तबाह कर दिया। तो आइए हम समझते हैं कि ये प्रॉक्सी ग्रुप क्या है। और अभी जो रिपोर्ट सामने आई है कि हिजबुल्लाह अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है, यानी गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर चुका है और सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहा है कि ईरान उन्हें छेड़े। तो हम समझते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है और हिजबुल्लाह की तरह और भी कितने सारे प्रॉक्सी संगठन ईरान ने बनाकर रखा है, और यदि ये इकट्ठे एक्टिव हो गए तो मामला कितना बिगड़ सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेंगे। इन प्रॉक्सी संगठनों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही खबर यह भी है कि उत्तर कोरिया ने ईरान पर हमले के मामले में बेहद महत्वपूर्ण बात कहा है। इसी बीच ईरान को नए सर्वोच्च नेता मिलने के बाद पहली बार भारत ने ईरान से बातचीत किया है। और अंत में बात करेंगे अपने विश्वगुरु की। मैं बार बार कहता हूं कि देश जब भी संकट में आता है तो हमारे विश्वगुरु मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। वो अपना इधर उधर का ध्यान भटकाऊ काम करने में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि देश पर संकट क्या आया है और उसका हल क्या होगा। जब तक समस्या दूर नहीं हो जाती विश्वगुरु मिस्टर इंडिया बने ही रहते हैं। एक बार फिर से वही होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। एक बात और, यूट्यूब नोटिफिकेशन के भरोसे बिल्कुल न रहें। रोजाना इस चैनल पर कम से कम 2 या 3 वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए चैनल का नाम सर्च करके देखें। अगले 1-2 दिनों तक आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, क्योंकि कुछ निजी कार्यों से मैं स्टूडियो से बाहर हूं, यानी शहर से दूर हूं। इस वजह से सिर्फ आवाज़ से ही काम चलाइए। सबसे पहले बात करते हैं हिजबुल्लाह की। तो समझने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह है क्या। दरअसल ईरान ने पिछले 40 साल में मध्य पूर्व में ढेर सारे प्रॉक्सी संगठन बनाए हैं। इन संगठनों को बनाने का मकसद ये होता है कि ईरान सीधे किसी के खिलाफ युद्ध में न उतरे, बल्कि अपने दुश्मनों को, खासकर अमेरिका, इजराइल को सबक सिखाने के लिए अपने इन प्रॉक्सी संगठनों को युद्ध में उतार दे। इस नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। यूं समझिए कि शहर का कोई बड़ा दादा है, वो छोटे छोटे मामले में अपने टांग नहीं घुसाता, तो उसने अपने कुछ चेले पाल रखे हैं जो दादा के इशारे पर ही छोटे छोटे मामलों को निपटाते हैं। यानी पूरा सपोर्ट दादा का होता है, वो दादा के ही चेले होते हैं, उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के खर्चों पर काम करते हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग से काम करते हैं, मगर दादा खुलकर सामने नहीं आते। वही काम ईरान ने किया। पिछले 4 दशक में उसने बेहद मजबूत प्रॉक्सी संगठन तैयार किए हैं, और इनमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई संगठन हैं। पहले उनके बारे में हल्का सा जान लीजिए, फिर देखेंगे कि अभी हिजबुल्लाह को लेकर कौन सी बड़ी खबर रॉयटर्स ने दिया है। ईरान का सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन माना जाता है हिजबुल्लाह। ये लेबनान में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने किया था। यह लेबनान का सबसे पावरफुल मिलिट्री पॉलिटिकल संगठन है। इसका मकसद वही है, इजराइल का विरोध करना और ईरान के हितों की रक्षा करना। और यह सिर्फ मिलिट्री ग्रुप नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी भी है, सामाजिक संगठन भी है, मिलिट्री फोर्स भी है, यानी कई क्षेत्रों में काम करता है। अनुमानों के मुताबिक इनके पास 40,000 से 1 लाख तक के लड़ाके हैं, 1.5 लाख से भी ज्यादा रॉकेट और मिसाइल है, ड्रोन है, एंटी टैंक मिसाइल है, सुरंग नेटवर्क है, सब कुछ है। सब कुछ इसने तैयार कर रखा है। 2006 में इजराइल के खिलाफ इसने जोरदार लड़ाई लड़ा था। इसके बाद सीरिया के गृह युद्ध में भी इसने हिस्सा लिया। अगला नाम है हूती संगठन। ये यमन में स्थापित है। इसका आधिकारिक नाम है अंसार अल्लाह। बताया जाता है कि ईरान इसे भी बड़े लेवल पर मिसाइल, ड्रोन और ट्रेनिंग देता है। इसने सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा, लाल सागर में जहाज पर कई हमले कर चुका है। अगले प्रॉक्सी संगठन का नाम है हमास, जो कि गजा फिलिस्तीन में है। आपको याद होगा हमास ने ही इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन युद्ध शुरू हुआ। ये सुन्नी इस्लामिक संगठन है, लेकिन ईरान के सैन्य सहयोग पर चलता है। यानी ईरान में सियाई सत्ता है, लेकिन फिर भी उसने सुन्नी इस्लामिक संगठन को हमास के नाम से तैयार कर रखा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ा है। रॉकेट, सुरंग नेटवर्क और गुरिल्ला युद्ध इसकी भी रणनीति है। इसी तरह एक इराक की शिया मिलिशिया नेटवर्क भी है। इराक में भी कई प्रॉक्सी संगठन है जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता है, और इराक में
कम से कम 3 शिया मिलिशिया नेटवर्क हैं जो ईरान के इशारे पर युद्ध करने को तैयार बैठे रहते हैं। इसी तरह बहरीन में भी ईरान ने प्रॉक्सी संगठन बना रखा है जिसका नाम है अल अस्तर ब्रिगेड। ये बहरीन में शिया मिलिटेंट संगठन है। कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इसके अलावा ईरान के पास और भी कई सारे छोटे छोटे लेकिन एक्टिव नेटवर्क हैं। कहा जाता है कि ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस तरह अपने विदेशी ऑपरेशन यूनिट तैयार कर रखा है। इनका काम है ईरान से हथियार लेना, ट्रेनिंग लेना, फंडिंग लेना और खुफिया सहयोग भी लेते हैं और ये सब कुछ लेकर ईरान के इशारे पर ईरान के दुश्मनों को निपटाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान को यह सब करने की जरूरत क्या है, तो जरूरत वही है कि सीधे युद्ध में उतरना न पड़े, दुश्मनों पर दबाव बना रहे कि हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान कई जगह से मल्टी फ्रंट युद्ध शुरू कर सकता है। इजराइल के खिलाफ इन संगठनों ने ईरान के साथ मिलकर कई बार मल्टी फ्रंट युद्ध लड़ा भी है। ईरान ने इनके माध्यम से पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव मजबूत किया। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या हुई तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी पैदा हुआ कि ईरान के बनाए हुए तमाम प्रॉक्सी संगठन यदि बेलगाम होकर अमेरिका और इजराइल पर टूट पड़े तो क्या होगा। अब देखिए, रॉयटर्स की खबर बता रही है कि ईरान का सबसे मजबूत माना जाने वाला हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हिजबुल्लाह अब गुरिल्ला रणनीति पर लौट आया है और कम से कम 4 लेबनान के सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह बड़ी तैयारी में है और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इजराइल के खिलाफ लंबा और थकाऊ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इस खबर के अनुसार हिजबुल्लाह के लड़ाके अब छोटी छोटी टुकड़े में काम कर रहे हैं ताकि उन्हें पकड़ना और ट्रैक करना इजराइल के लिए मुश्किल हो जाए। आपको याद होगा साल 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को ट्रैक करके उनके पेजर में धमाका किया, उनकी मौत हो गई। उसी से सबक लेते हुए अब हिजबुल्लाह के लड़ाके ऐसे किसी संचार माध्यम का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसी डिवाइस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं जिन्हें इजराइल ट्रैक करके उन्हें मार सके या उनकी जासूसी कर सके। साल 2024 में इजराइल ने उनके नेटवर्क में जबरदस्त सेंध लगाया था, मगर अब हिजबुल्लाह सावधान हो चुका है। इस खबर के अनुसार अभी तक हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स का इस्तेमाल बहुत कम किया है। मकसद बस इतना है कि हथियार को बचा कर रखना है और सही समय पर इस्तेमाल करना है। आप याद करिए, ईरान लगातार इसी स्ट्रेटजी पर चल रहा है, अपने सस्ते ड्रोन भेजकर अमेरिका और इजराइल के महंगे मिसाइल खर्च करवा रहा है। रणनीति साफ है, हम अपने बड़े हथियार, महंगे हथियार बचा कर रखें और दुश्मन के महंगे और महत्वपूर्ण हथियारों का खर्चा करवा दिया जाए। और ईरान इसमें काफी हद तक सफल भी है। अपना $20,000 का हथियार भेजकर यानी ड्रोन भेजकर उसने अमेरिका के लाखों करोड़ों के हथियारों को तबाह करने का काम किया है। यह खबर बता रही है कि हिजबुल्लाह को लग रहा है कि इजराइल जल्द ही दक्षिण लेबनान पर जमीनी हमला कर सकता है, इसलिए हिजबुल्लाह पहले से ही तैयार है। हिजबुल्लाह को पूरा भरोसा है कि ईरान लड़ाई में आखिरी तक टिका रहेगा और अंत में युद्ध विराम होगा तो हिजबुल्लाह भी उसका हिस्सा होगा। 15 महीने पहले जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई हुई थी तो हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था, मगर इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने हाल फिलहाल में इजराइल के खिलाफ हमले किए और ये हमला ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेने के लिए माना जा रहा है। उधर लेबनान में कई लोग हिजबुल्लाह की आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने देश को युद्ध में झोंक दिया जिससे 7 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह पर हथियार छोड़ने और सैन्य गतिविधियों को रोकने का दबाव बना रही है। इसी बीच खबर है कि हिजबुल्लाह की विशेष कमांडो यूनिट दक्षिणी लेबनान में फिर से तैनात हो गई है ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। हिजबुल्लाह ने अपने कमांड सिस्टम को भी बदल दिया है और अब हर कमांडर के साथ 4 उप कमांडर नियुक्त कर दिया है। दरअसल पिछली बार इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को पेजर धमाके और अन्य तरीके से हमले करके मार दिया था। अब जब कमांडर मारा गया तो संगठन नेतृत्व विहीन होने लगा। इससे बचने के लिए हिजबुल्लाह ने अब हर एक कमांडर के नीचे 4 लोगों को लगा दिया है ताकि कमांडर मारा भी जाए तो ऑपरेशन चलता रहे, ऑपरेशन रुके ना। उधर इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान सीमा पर और ज्यादा सैनिक भेजकर अपने पोजीशन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि 2024 के युद्ध से हिजबुल्लाह ने सबक लेते हुए अपने आप को इजराइल की खुफिया तंत्र और तकनीकी क्षमता से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए। पिछली बार हिजबुल्लाह के सैकड़ों पेजर में इजराइल ने बम लगा दिया था और उनके पर्सनल फोन नेटवर्क को भी हैक कर लिया था। इसलिए अब हिजबुल्लाह ने तकनीकी उपकरणों से बचते हुए इजराइल के खिलाफ नई तैयारी शुरू कर दिया है। यानी इजराइल का संकट अब बढ़ने वाला है। भले ही ट्रंप कोई भी बतौलेबाजी करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने हवा तो निकाल दिया है और अब जब उसके प्रॉक्सी संगठन मल्टी फ्रंट युद्ध शुरू कर देंगे तो इजराइल का संकट और बढ़ने ही वाला है। उधर ईरान की सड़कों पर लाखों की संख्या में वहां की जनता उतर के अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ ईरान की सेना की तरफ से ये एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसने ईरान की नौसेना की सुरंग दिखाया है। यानी ट्रंप अभी हाल ही में दावा कर रहे थे कि ईरान का सब कुछ खत्म हो गया है, समाप्त हो चुका है, नौसेना के पास कुछ बचा नहीं, वायुसेना में भी कुछ नहीं रहा। इसके बाद ईरान की सेना ने अपनी नौसेना के सुरंग का वीडियो जारी किया। यानी ईरान दिखाना चाहता है कि देखो ट्रंप, तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें तेज हमला करने वाली नाव है, एंटीशिप मिसाइल है और कुछ नेवल माइंस भी हैं। यानी अमेरिका ने दावा किया कि ईरान
के 10 माइनिंग बोर्ड और जहाज उसने नष्ट कर दिए। लेकिन ईरान के पास इस तरह का जखीरा भरा पड़ा है जिसे देखकर यह समझ में आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बस मुंह खोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं। उनके पास ईरान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे अमेरिका में ट्रंप का हाल क्या है जरा ये भी देख लीजिए। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में कुछ कलाकारों के ग्रुप ने ये मूर्तियां स्थापित किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन को दिखाया गया है। इसे किंग ऑफ द वर्ल्ड कलाकृति नाम दिया गया है। यानी माय फ्रेंड डोनाल्ड अमेरिका में अपने जिगरी फ्रेंड एपस्टीन के चक्कर में बुरी तरह से बदनाम हो रहे हैं। वैसे डोनाल्ड की भी जो वीडियो लड़कियों महिलाओं के साथ सामने आई है वो इनके चरित्र पर गंभीर सवाल पैदा करती है। हालांकि इन युद्धों की वजह से डोनाल्ड को काफी हद तक मदद मिली है चर्चा को दबाने में। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत किया। युद्ध शुरू होने के बाद बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बातचीत है। भारतीय विदेश मंत्री ने लिखा कि हमारी ईरान से बातचीत हुई, हमने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। उधर उत्तर कोरिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया है। कहा है कि ईरान द्वारा मुस्तफा खामेनेई को जो सुप्रीम लीडर बनाया गया है हम उसका सम्मान करते हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका और इजराइल के हमले को गैर कानूनी बताया है और कहा है कि इससे क्षेत्रीय शांति और वैश्विक स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। उत्तर कोरिया का कहना है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला स्वीकार्य नहीं है। पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। इसके पहले भी उत्तर कोरिया ने इस हमले को गलत बताया था। इसी बीच उत्तर कोरिया ने एक नई मिसाइल टेस्ट भी कर लिया है। उनका कहना है कि देश को मजबूत परमाणु व्यवस्था जरूरी है। अमेरिका लंबे समय से हमें रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन उत्तर कोरिया से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वैसे आपको याद दिला दें, एक उत्तर कोरिया है जो खुलकर पहले दिन से ईरान के साथ है। अपने इतने पुराने मित्र देश पर हमला होता है, वहां के सर्वोच्च नेता को मार दिया जाता है। इसके बाद भारत के मेहमानों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। 100 से ज्यादा सैनिक मार दिए जाते हैं, वो भी नियत थे। मगर फिर भी हुजूर की जबान पर ताला लगा हुआ है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये ताला हर मामले में लगा है। जिन कार्यों से देश को कोई लाभ नहीं होने वाला या फिर जो बीजेपी के कार्य हैं वो सब हुजूर नॉन स्टॉप कर रहे हैं, टाइम पास वाले। देश की जनता एक बार फिर से लाइन में लग चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर कई राज्यों में नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि घरेलू सिलेंडर के लिए भी लोग भोरे भोरे उठ के लाइन लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन अपने विश्वगुरु को इन सब की कोई चिंता नहीं है। दुनिया जानना चाहती है कि ईरान अमेरिका युद्ध पर भारत का स्टैंड क्या है, जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उससे भारत कैसे निपटेगा। मगर ये सब सवाल बाकी लोगों के लिए होगा, चिंता होगी। अपने विश्वगुरु को चिंता केवल इस बात की है कि तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने वाला है, वहां जाकर कैसे प्रचार करना है, कैसे बतौलेबाजी करनी है, कैसे झूठे वादे करने हैं, कैसे जुमला देना है। आप हुजूर के इन ट्वीट्स को देखिए अपने स्क्रीन पर और जरा कल्पना करिए कि जो विश्वगुरु होने का दावा करते थे वो विश्व के इतने बड़े संकट पर गायब है और सिर्फ अपने चुनावी कार्यक्रमों की चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। इससे ज्यादा कायरता और डरपोक होने की निशानी और क्या हो सकती है। लेकिन खबरदार, इस तरह के सवाल गलती से भी मत करिएगा। हमारे विश्वगुरु को ईरान के मामले पर भले ही एक शब्द बोलने की हिम्मत न हो रही हो, लेकिन हमारी आपकी जबान बंद करने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, तुरंत दाग देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।